सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल केमिस्ट्री ज्ञान। और जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने पढ़ा था एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंट डिफरेंट लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब एलिमेंट से जो हमारा कंपाउंड बनता है तो उनको किन किन बेसिक लॉ से गवर्न किया जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एक्चुअली ये जो लॉ है ना, ये लॉ दिया गया था एंटोनी लेवोजियर के द्वारा, वो भी 1789 में। उन्होंने क्या किया था कि एक केयरफुल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कंबशन रिएक्शंस करवाए थे उन्होंने, और इस कंबशन रिएक्शन में उन्होंने ऑब्जर्व किया था जो फिजिकल चेंज हो रहे थे मॉलिक्यूल में और केमिकल चेंज को। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर में 1789 में एक एक्सपेरिमेंट किया, और मतलब एक नहीं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, और उसमें उन्होंने कंबशन रिएक्शन को पढ़ा, और उसमें उन्होंने फिजिकल चेंज को और केमिकल चेंज को ऑब्जर्व किया। और उसमें उन्होंने ये देखा कि उसमें केमिकल चेंज तो दिख रहे थे, फिजिकल चेंज भी देखने को मिल रहा था, बट वहां पर जो मास में है ना, कोई भी चेंज देखने को नहीं मिल रहा था। तो इस बात से वो एक कंक्लूजन पे आते हैं कि जो मैटर है उसे ना हम तो क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। और जैसा कि इस लॉ का नाम भी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और इसका स्टेटमेंट है इस लॉ का कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और इन्हें हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी बोलते हैं। ठीक है, the law formed the basis for several later developments in chemistry. In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactants, products and carefully planned experiment performed by Lavoisier. देखिए, ये जो लॉ परफॉर्म किया था एंटोनी लेवोजियर ने, ये बहुत सारे केमिस्ट्री के डेवलपमेंट्स का पार्ट बना, और जिसमें हमने देखा कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे एग्जैक्ट मेजरमेंट देखे मासेस के, रिएक्टेंट्स के, प्रोडक्ट्स के, और तब जाकर के वो कंक्लूजन हमें देखने को मिला। तो चलिए, ये तो लॉ हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में हो गया। सिंपल आपको याद रखना है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, अब हम आते हैं अपने दूसरे लॉ के बारे में, देखते हैं विच इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। ये लॉ एक फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्रोस्ट के द्वारा दिया गया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि a given compound always contain exactly the same proportions of elements by weight. अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए, आप किसी कंपाउंड को, जैसे कि उन्होंने क्या किया, क्यूपरिक कार्बोनेट को लिया। ठीक है, अब क्यूपरिक कार्बोनेट का नेचुरल सैंपल लिया, उसमें परसेंट ऑफ कॉपर था 51.35%, परसेंट ऑफ कार्बन था 9.74, और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन था 38.91। और फिर उन्होंने उसी क्यूपरिक कार्बोनेट का सिंथेटिक सैंपल लिया, उसमें हमारा परसेंट ऑफ कार्बन सेम था, परसेंट ऑफ कॉपर सेम था, परसेंट ऑफ कार्बन भी सेम था, और परसेंट ऑफ ऑक्सीजन भी सेम था। इस बात से उन्होंने ये कंक्लूड किया कि आप किसी भी मतलब ओरिजिन से, मतलब उस सेम कंपाउंड को आप या तो नेचुरल सैंपल से लो या सिंथेटिक सैंपल से लो, वो सेम रेशियो वाला मॉलिक्यूल ही रहेगा। जैसे कि मैं आपको पानी का एग्जांपल लेके समझा दूं। देखिए, हमारा पानी H2O जो है, वाटर, वो 2:1 के रेशियो में होता है। अब आप इसे टैप वाटर लो या प्योर वाटर लो, रहेगा ये हमेशा 2:1 के रेशियो में। आप इसे 40 ग्राम पानी को ले लो, मतलब आप मानो इसे 100 ml ले लो या 10 ml पानी ले लो, रहेगा ये 2:1 के रेशियो में ही। सो ये लॉ भी हमें यही बता रहा है
कि वो गिवन कंपाउंड एग्जैक्टली सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट में प्रेजेंट होगा। इसीलिए हम इसे बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। मतलब हमारा जो कंपाउंड है वो आप कहीं से भी ले लो, किसी भी ऑरिजिन से, वो सेम प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होगा। समझ गए? डज ही कंक्लूडेड इरेस्पेक्टिव ऑफ द सोर्स। सोर्स क्या है इससे कोई मतलब नहीं है। जो कंपाउंड है वो ऑलवेज कंटेन एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन द सेम प्रोपोर्शन बाय मास। मतलब जो हमारा एलिमेंट होगा वो सेम जो है रेशियो में प्रेजेंट होगा। द वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज कंफर्म्ड बाय वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एंड इट इज समटाइम्स आल्सो रिफर्ड एज लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन। और इस लॉ को हम लोग जो है लॉ ऑफ डेफिनिट कंपोजिशन भी बोलते हैं। तो चलिए अब हम अपने तीसरे लॉ को देखते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इस लॉ को दिया गया था डाल्टन के द्वारा, वो भी 1803 में। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो है अगर दो एलिमेंट है which combine to form more than one compound, the masses of element that combine with the fixed mass of the other element are in the ratio of small whole numbers। समझ नहीं आया तो चलिए इसको भी हम लोग पहले एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेम एलिमेंट है, मतलब अलग अलग एलिमेंट है। ठीक है, दो एलिमेंट हमने लिया, फिर हमने फिर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लिया। ठीक है, और हम हाइड्रोजन का जो है मास देखिए वो फिक्स यहां पर रहेगा। ठीक है, अब सेम एलिमेंट कंबाइन करके एक बार हमारा वाटर बना रहे हैं और एक बार हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। ठीक है, मतलब एक बार हमारा हाइड्रोजन और हमने ऑक्सीजन लिया तो एक बार हमारा बन रहा है वाटर, और फिर से हमने अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिया तो हमारा बन रहा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है। लेकिन यहां पर जो है हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया है हमने। हाइड्रोजन का मास जो है फिक्स है। एक फिक्स एलिमेंट के मास से जो है दूसरा एलिमेंट जब कंबाइन करता है, मान लीजिए यहां पर हमारा ऑक्सीजन का कितना है मास, तो 16 ग्राम है, और यहां पर क्या है 32 ग्राम है। ठीक है, तो आप यहां पर देखो जब हमारा वाटर फॉर्म कर रहा है तो ऑक्सीजन 16 ग्राम है, हाइड्रोजन 2 ग्राम है, और जब हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन रहा है तो हाइड्रोजन सेम है, मतलब इसका मास फिक्स है, लेकिन ऑक्सीजन यहां पर 32 ग्राम है। इसका मतलब कि जब दो एलिमेंट यहां पर जब दो एलिमेंट कंबाइन कर रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो जो उनके मासेस है जो कंबाइन कर रहे हैं एक फिक्स्ड मास से, मतलब जो ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है एक फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन से, तो वो उनका जो रेशियो होगा वो एक स्मॉल होल नंबर में होगा। मतलब कि आपका जो यहां पर 16 ग्राम है और ये 32 ग्राम है, इसका जो रेशियो होगा वो स्मॉल होल नंबर में होगा। जैसे कि आप देखो, आप 16 ग्राम अपॉन 32 ग्राम ऑक्सीजन के मासेस को डिवाइड करके देखो तो ये आता है 1:2 के रेशियो में। मतलब ये एक स्मॉल होल नंबर में प्रेजेंट होगा। जब दो एलिमेंट कंबाइन करके अलग अलग कंपाउंड बना रहे हैं, जहां पर ऑक्सीजन जो है एक फिक्स्ड मास ऑफ एलिमेंट के साथ कंबाइन कर रहा है, तो हमें जो है ये ऑक्सीजन के जो है मासेस के रेशियो जो है वो स्मॉल होल नंबर में होंगे। ये है हमारा इस लॉ का डेफिनेशन और स्टेटमेंट आप बोल लो। ठीक है, तो ये हमारा है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब देखते हैं गे लूसेक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। इस लॉ को देखिए, नाम से आपको समझ में आ रहा है कि इस लॉ को हमारे गे लूसेक ने दिया है, वो भी 1808 में। He observed that when gases combine or are
are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume, provided all gases are at same temperature and pressure. देखिए, इससे हमारा मतलब ये है कि यहाँ पर आप देखो, जब और हाइड्रोजन को आप यहाँ पर ले रहे हो, देखिए हाइड्रोजन लिया हमने और ऑक्सीजन लिया, 100 ml ऑफ हाइड्रोजन लिया और 50 ml ऑफ ऑक्सीजन लिया, तो हमें मिल रहा है 100 ml ऑफ वाटर। देखिए, मैं आपको ना इसको, ये जो वॉल्यूम के टर्म में है, मैं इसको आपको रेशियो के टर्म में बताऊं। ये लुसेक लॉ ने, ये जो हमारा लॉ है ना, वो सेम है डिफिनिट प्रोपोर्शन वाले लॉ के, सेम है, बस यहाँ पर इन्होंने वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्लेन कर दिया और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन लिया, अब हमको पता है कि H2 चाहिए वाटर बनाने के लिए और एक ऑक्सीजन चाहिए ताकि हमारा वाटर बन जाए। ठीक है, तो 2 हाइड्रोजन हमारे चाहिए, तो मान लो कि एक हाइड्रोजन हमारा 50 ml है। अब 2 हाइड्रोजन लेंगे तो कितना होगा, 100 ml, और एक ऑक्सीजन हमारा 50 ml ही चाहिए, तो बनेगा हमारा H2O। तो ये क्या है, हमारा H2O जो है वो 2:1 के रेशियो में है। तो सेम जो है इनका वॉल्यूम भी हमें 2:1 के रेशियो में ले रहे हैं। जब ये फिक्स्ड रेशियो में लेंगे तभी जाकर के हमारा वाटर बनेगा, ये बोल रहे हैं हमारे गे-लुसेक, ये बताया गया है इस गे-लुसेक लॉ में। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, when chemical reaction or are produced in a, what is that, let me see again. Okay, so when gases combine or are produced in a chemical reaction, they do so in a simple ratio by volume. आपने देखा, मैंने 2:1 का जो रेशियो लिया, और ये भी किस रेशियो में है, इनके वॉल्यूम 2:1 के रेशियो में है। जब ये इस रेशियो में होंगे तभी जाकर के कंबाइन होंगे, और लेकिन जो हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, वो होना चाहिए एक फिक्स। ठीक है, ये रहा। तो thus the volume of hydrogen thus the volume of hydrogen and oxygen which combined, that is 100 ml of 100 ml and 50 ml, be a simple ratio, that is 2:1। वही बात बोली गई है। तो गे-लुसेक discovery of integer ratio in volume relationship is actually the law of definite proportion by volume। ये कुछ नहीं, ये हमारा definite proportion और volume जो है, हमने जो अभी लॉ देखा definite proportion का, ये बस volume के टर्म में दे दिया इन्होंने, बस यही डिफरेंस है। तो द लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन स्टेटेड अर्लियर वाज द रिस्पेक्ट, तो हमने अभी डेफिनिट प्रोपोर्शन का जो लॉ हमने स्टेट किया वो मास के बेसिस पे, मास के रिस्पेक्ट में हमने अभी बताया, और ये जो गे-लुसेक लॉ है ये वॉल्यूम के बेसिस पे है। तो द गे-लुसेक लॉ वाज एक्सप्लेन्ड प्रॉपरली बाय द वर्क ऑफ एवोगाड्रो इन 1811। तो चलिए इसके साथ हम लोग जो है एवोगाड्रो लॉ को देखते हैं और समझते हैं कि ये लॉ क्या है। 1811 में एवोगाड्रो ने जो है एक लॉ दिया, लॉ ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, जिसमें बोला कि दैट इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब equal volumes of gases at the same temperature and pressure should contain equal number of molecule। मतलब कि एक जो है सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए, जितने भी गैसेस है, कोई भी गैसेस, उनका एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वो इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। जैसे कि Avogadro made a distinction between atoms and molecule which is quite understandable in present time। उन्होंने एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बताया, which is जो कि अभी भी acceptable है। If we consider again the reaction of hydrogen and oxygen to produce water, we see that 2 volumes of hydrogen combined with 1 volume of oxygen। जैसे कि हम लोग अभी हमने देखा कि हमें जो है वाटर मॉलिक्यूल बनाने के लिए 2 वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोजन जो है वो कंबाइन करा था 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, ताकि हमें 2 वॉल्यूम्स ऑफ वाटर मिल सके विदाउट लिविंग अनरिएक्टेड ऑक्सीजन।
बिना किसी अनरिएक्टेड ऑक्सीजन को छोड़े हुए पूरी अच्छे तरह से कंबाइन कर जा रहे थे। नोट दैट फिगर 1.9 में जो है पेज 16 में each box contain equal number of molecules. In fact, Avogadro could explain the above result by considering the molecules to be polyatomic. If hydrogen and oxygen were considered as diatomic, as recognized now, the above result easily understandable. देखिए उस समय ना अवेगाड्रो ने एक्सप्लेन किया कि जो हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन चाहिए और 1 मॉलिक्यूल हाइड्रो ऑक्सीजन, ताकि मैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर हम लोग प्रिपेयर कर सके, प्रोवाइडेड कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर होना चाहिए। देखिए इन्होंने सिंपली जो है, आप इस फिगर से समझो क्या बोला इन्होंने। एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है और एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन लिया और एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, टू वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर हमारा बना यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर उन्होंने ये बोला कि आप कोई भी गैसेस ले लो, उनका जो है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे वो उतना ही मॉलिक्यूल कंटेन करेंगे, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल वो कंटेन करेंगे एक फिक्स्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे। अब उन्होंने बताया कि यहाँ पर देखो एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ले रहे हैं, एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन। अब इन दोनों को जोड़ो आप, एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन और एक वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन होता है, मतलब 2 हाइड्रोजन कंबाइनिंग विथ 1 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो हमें 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल रहा है। मतलब फिर से वही बात, 2:1 के रेशियो में है यहाँ भी वाटर, तभी तो हमें 2:1 के रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहा है, तभी तो हमें वाटर मिल रहा है। वही बात है। लेकिन देखिए उस टाइम पे जब एवोगाड्रो ने ये बात बताई ना, तो उस समय लोगों को, मतलब साइंटिस्ट को लगता था कि पॉली एटॉमिक जो है मॉलिक्यूल जो है अलग अलग मॉलिक्यूल वही कंबाइन कर सकते हैं, सेम मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन नहीं कर सकते। मतलब उस समय जब एवोगाड्रो ने इस लॉ को दिया तो वो इन्होंने बताया H2 के बारे में, ठीक है। तो उस समय के साइंटिस्ट का मानना था कि सेम मॉलिक्यूल जो है, सेम एलिमेंट कंबाइन होकर एक मॉलिक्यूल नहीं बना सकते। और हमारे एवोगाड्रो ने उस समय, एवोगाड्रो ने जो है उन्होंने बताया था कि कंबाइन करके जो है वो 2 एलिमेंट वो एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, बट उस समय ये बात एक्सेप्टेबल नहीं थी। और डाल्टन का मानना था कि आप जो है अलग अलग मॉलिक्यूल को कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। हमको पता है कि O2 एग्जिस्ट करता है, H2 एग्जिस्ट करता है, सेम मॉलिक्यूल कैन कंबाइन। और ये बात अब सही है कि 2 अलग अलग एलिमेंट आप कंबाइन कर सकते हैं। तो जो डाल्टन का मानना था उस समय वो गलत था, ठीक है। Avogadro's proposal was published in the French journal de Physique. In spite of being correct, it did not gain much support. तो उस समय तो लोगों का जो मानना था उसके अकॉर्डिंग उस समय जो एवोगाड्रो का जो वर्क था उसने उतना सपोर्ट उसे नहीं मिला, ठीक है। आफ्टर about 50 years in 1860, the first international conference on chemistry was held in Germany to resolve various ideas. At the meetings, Stanislau Cannizzaro presented a sketch of of chemical philosophy, which was a philosophy which was emphasizing the importance of Avogadro number. तो इनके वर्क को 50 साल बाद 1860 में इनके वर्क को रिकॉग्निशन मिला। और हाँ, उस समय फिर पता चला कि इन्होंने जो हमें बताया था कि सेम एलिमेंट जो है वो कंबाइन होके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, तब जाकर के इस बात को लोगों ने एक्सेप्ट किया 50 साल बाद, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। अब देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो आज के वीडियोस हमने ये सारे लॉस के बारे में देख लिया। आप एक बार खुद से बुक रीड करके देखना। और ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।